प्रिय विद्यार्थियों, हरिहर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं आपका सखा डी.आर. शर्मा आज प्रस्तुत हूँ एक नए कवि के साथ, जिन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं वैद्यनाथ मिश्र, यानी जो नागार्जुन से हिंदी साहित्य में विख्यात हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उनकी एक सुंदर सी कविता बादल को घिरते देखा है, जो आपके पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित है, उसकी व्याख्या को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो आइए चलते हम कविता की ओर। कविता का रसास्वादन ले लीजिए। प्रथम पद की ओर चलते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, जब बादल घिरते देखा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में कवि ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। हिमालय पर बादल जब घिरते हैं तो बहुत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। उसका एक दृश्य बिंब पूरी कविता में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या क्या प्राकृतिक क्रियाएं होती है और उसका आनंद आप भी लीजिए। प्रथम पद्यांश में कवि कहते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अमल अर्थात बिल्कुल स्वच्छ साफ, धवल अर्थात सफ़ेद, गिरी पर्वत, बिल्कुल निर्मल और सफ़ेद पहाड़ों के ऊपर चोटियों पर मैंने बादल को घिरते देखा है, उसकी सुंदरता को देखा है। उसके साथ साथ और क्या चीज़ें वो वर्णन करते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। उस बादल से निकलने वाली छोटी छोटे कण, पानी की बूंदें मानसरोवर में जो पुष्प खिले हैं, कमल के पुष्प, उसकी पंखुड़ियों पर मैंने गिरते देखा है, जब आसमान में बादल घिरे थे। आगे कवि कहते हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग अर्थात ऊंचे, कंधा अर्थात यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण हुआ है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे कंधों पर कई सारी झीलें हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, उनका जो श्यामल या जो कृष्ण काले रंग का जो पानी, नीला पानी दिखाई देता है, समतल देशों से आकर, मैदानी इलाकों से, पावस की उमस से आकुल, जो बिल्कुल उमस से आकुल व्याकुल होकर पक्षी तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, तीखे और मधुर जो कमल के अंदर, विस्तंतु अर्थात कमल नाल के अंदर जो रस रहता है, उसको विस्तंतु कहते हैं। तीखा और मीठे उन विस्तंतुओं को ढूंढते हुए हंसों को तैरते देखा है। मैंने उन हंसों को वहाँ पर मानसरोवर झील में तैरते हुए देखा है, और उन कमल के नालों से उन तिक्त और मधुर, जो तीखे और मधुर रस का जो स्वाद वाले जो विस्तंतु, उनको पीते हुए देखा है। ऐसा ही दृश्य बादल को घिरते देखा है, कवि कहते हैं। प्रसंग की अगर बात करें तो यह कविता नागार्जुन के कविता संग्रह युग धारा से संकलित है। इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। बादल को गिरते देखा है। कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के मेघदूत जैसा ही है, जो बरई के पास जाकर संदेश लेकर जाता है। इसका वर्णन भी आपको कविता में आगे देखने को मिलेगा। साथ में कस्तूरी मृग और चकवा चकवी, किन्नर किन्नरियों के वो काल्पनिक चित्र भी
कवि ने प्रस्तुत किए हैं, जो बिल्कुल संबंध है इस हिमालय संस्कृति के साथ। तो अगर हम आगे चलते हैं, व्याख्या हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर आप विस्तार से इसको पढ़ना चाहे, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। अब विशेष की हम बात करते हैं। जैसे पहले बताया, अमल धवल गिरी के शिखरों पर तो बादल को घिरते देखा, यहाँ बादल का मानवीकरण हुआ है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मोती जैसे में उपमा अलंकार। आकर श्यामल शील शरीर में अनुप्रास अलंकार और उमस एक देश शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, आप इस पद्यांश में देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, जब बादल घिरते देखा है। जब आसमान में बादल घिर रहे हैं तो और क्या दृश्य कवि को वहाँ पर उपस्थित होता, उनके सामने नजर, उसी का वर्णन किया है कवि ने। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, कवि कहते हैं एक बसंत ऋतु का एक सुबह थी बड़ी सुंदर सी, मंद मंद था अनिल बह रहा, और धीरे धीरे अनिल अर्थात हवा बह रही थी, बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण बालक रूपी सूर्य अर्थात सुबह का सूर्य, उसकी कोमल किरणें पड़ रही थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और बर्फ से ढकी चोटियों पर वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो स्वर्णिम शिखर हों, क्योंकि सुबह का सूर्य आपने देखा होगा जब बर्फ पर पड़ता है तो बिल्कुल स्वर्णिम आभा उससे निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती। अब यहाँ पर कवि चकवा और चकी का वर्णन कर रहा है कि चकवा और चकवी का जोड़ा पूरी रात भर विरह में जीते हैं, एक दूसरे से बिछुड़ कर रहते हैं, पूरी रात भर रहते हैं और एक दूसरे के लिए अपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते रहते हैं और सारी रात उनको विरह में बितानी होती है। बताते हैं कि निशाकाल से चिर अभिशापित, कि उन्हें भी अभिशापित किया गया है, ऐसा माना जाता है चकवा चकी को, कि वो साथ में नहीं रह सकते हैं रात्रि में, तो बेबस हैं, वो मिलन नहीं कर पाते हैं। तो सुबह होने पर बंद हुआ क्रंदन, सुबह होने पर उनका वो करुण क्रंदन, वो मिलन के लिए जो क्रंदन होता है बंद हो जाता है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, फिर उस सरोवर के तीरे अर्थात किनारे पर, अर्थात मान सरोवर के किनारे पर, शैवालों की हरी दरी पर, जो शैवाल वहाँ लगा उसकी जो हरी दरी के रूप में उसको यहाँ पर उपमा दी गई है कवि के द्वारा, उस शैवाल को, उस पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय कलह अर्थात प्यार की लड़ाई, प्यार की नोक झोंक करते हुए वहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक उसी समय जब आकाश में, गगन में बादल को घिरते देखा है कवि ने। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब चलते हम विशेष की ओर। चकवा चकी की प्रणय क्रीड़ा का दृश्य बिंब यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, प्रणय क्रीड़ा करते हुए पक्षी, और मंद मंद तथा अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश प्रयुक्त हुआ है अलंकार। चकवा चकी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब चलते हम अगले पद्यांश की ओर। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर, अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, तरुण तल कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, जब बादल को गिरते देखा है। अब कवि जब बादल आसमान में घिरे हैं, ऐसा दृश्य आकाश में, तो पृथ्वी पर कैसा दृश्य है उस मानसरोवर का, तो कवि कहते हैं दुर्गम बर्फानी घाटी में, जो बिल्कुल दुर्गम अर्थात जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, ऐसी बर्फ से ढकी हुई वो घाटियाँ
सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं। अलख नाभि से उठने वाले, उनकी नाभि से यहाँ पर कवि कस्तूरी मृग की बात करते हैं, जो हिमालय की उस वादियों में पाए जाते हैं। कस्तूरी अर्थात उनकी नाभि में एक ग्रंथि होती है जिससे एक मनमोहक सी सुगंध फैलती रहती है उस कस्तूरी मृग के, उसी का वर्णन यहाँ हुआ है। अलक नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, अपने उस सुगंध को जो उसकी अपनी नाभि से उठ रहा है, और ऐसा मानते हैं कि वो कस्तूरी मृग उस गंध के पीछे भागता रहता है। यद्यपि वो गंध उसी से, वो सुगंध उसी से ही आ रही होती है और उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, और फिर वो अपनी मस्ती में दौड़ता रहता है सुगंध के पीछे। उसी का वर्णन है कि अपनी नाभि से उठने वाले उस मनमोहक उन्मादक जो उत्तेजना करने वाला है, उसको उस सुगंध के पीछे पीछे वो भाग रहा होता है। उस कस्तूरी मृग की बात कर रहे हैं, उसको अपने पर चिढ़ते देखा है। जब उसे वो सुगंध कहाँ से आ रही है, जब वो स्रोत उसे पता नहीं चलता है तो वो चिढ़ जाता है। और ऐसा कवि ने उस दृश्य को देखा है तब जब आकाश में, हिमालय में चोटियों पर बादल छाए थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। बसंत ऋतु की मादकता व कस्तूरी मृग का स्वाभाविक यहाँ पर वर्णन हुआ है। तरल तरुण में अनुप्रास अलंकार है। ये बसंत ऋतु का वर्णन पिछले पद्यांश में आ चुका था, इसे आप उससे जोड़ दें। अब हम चलते हैं चौथे पद्यांश की ओर, जहाँ पर मेघदूत का वर्णन किया है कवि ने। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय, वर्ष पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वो कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, जब बादल को घिरते देखा है। इस पद्यांश में कवि वर्णन कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि जो धन के देवता हैं कुबेर, उन्होंने यहाँ पर एक नगरी बसाई थी, अलका नगरी। तो उसी की तलाश में शायद कवि वहाँ गए थे कि शायद उन्हें भी वो कुबेर की नगरी मिल जाए, परंतु ये सब कुछ तो नहीं मिला। तो उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ, तभी वो कहते हैं कहाँ गया धनपति कुबेर हो। यहाँ हिमालय में आने पर, इस कैलाश मानसरोवर में आने पर मुझे ना तो ही कहीं धनपति कुबेर की वो अलका नगरी मिली, और ना ही कालिदास का वो व्योम प्रवाही गंगा जल। अर्थात ऐसा माना जाता है कालिदास ने एक खंड काव्य की रचना की है मेघदूत। तो उसमें इस तरह का वर्णन है कि यक्ष और यक्षिणी आपस में प्रेम करते हैं और वो किसी शाप के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं, और यक्ष मेघ को दूत बनाकर, बादल को दूत बनाकर अपनी प्रेयसी को संदेश भेजता है। यही कुछ वर्णन है उस मेघदूत खंड काव्य में, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसा भी कुछ बताया गया है कि वहाँ पर आकाश में गंगा प्रवाहित होती थी, तो उसी की बात यहाँ कवि कर रहे हैं। व्योम प्रवाही गंगा जल, व्योम आकाश में प्रवाह होने वाली गंगा, वो भी मुझे नहीं मिली, और न कालिदास की वो गंगा मिली। ढूंढा परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, मुझे तो वो मेघदूत भी नहीं मिला जो कालिदास का, जिसका वो अपने यक्ष का संदेश ले जाकर के अपनी प्रेयसी के पास जाता था, मुझे वो भी नहीं मिला। कौन बताए वह छायामय वर्ष पड़ा होगा यहीं पर। चलो जाने दो, वो तो बादल तो छायामय है, वो तो कहीं बरस गया होगा, समाप्त हो गया होगा। आगे कहते हैं मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर। अब कवि कहते हैं मैंने जो वास्तव में यहाँ पर देखा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भीषण जाड़ों, बहुत कड़ाके की सर्दी है। नभ चुंबी कैलाश, जो नभ चुंबी अर्थात आकाश को चूमने वाली वो कैलाश की जो चोटी है, उसके शीर्ष पर महामेघ को, बहुत बड़े बादल को, झंझानिल अर्थात जो बर्फ़ का तूफान है, उस झंझानिल से गरज गरज कर भिड़ते देखा है। उस हिमालय की चोटी को, उस
कैलाश की चोटी को मैंने बहुत बड़े झंझावात से भिड़ते हुए देखा है। ये दृश्य मैंने ज़रूर देखा जब बादल को घिरते देखा है, और आकाश में जब बादल घिर रहे थे ये सभी दृश्य तभी उपस्थित हो रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, विशेष की ओर चलते हैं। विशेष में कवि कल्पित में अनुप्रास अलंकार आप देख पा रहे होंगे। गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द बार बार यहाँ पर दोहराया जा रहा है। पूरी भाषा सहज है, प्रभावमय है, लयात्मकता तो है ही है इसमें। मेघदूत की बात हम पहले ही कर चुके हैं, उसका वर्णन भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पद की ओर। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से, छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुघटित सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंखसरी के सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहे लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरमणि दाग वाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोहर मनोरम अंगुलियों को, वंशी पे फिरते देखा है जब बादल घिरते देखा है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं, अब वहाँ के किन्नर किन्नरियों की बात कर रहे हैं, तो शत शत निर्झर निर्झरणी कल, सैकड़ों निर्झर झरने और छोटी छोटी झरनियाँ जो कलकल करती हुई बहती है वहाँ पर, मुखरित देवदारु कानन में, देवदारु देवदार कानन अर्थात वन, देवदार के वनों में सैकड़ों छोटे छोटे झरने कलकल करके बहते हैं। शोणित धवल भोज पत्रों से, शोणित अर्थात लाल और सफ़ेद रंग के, शोणित लाल धवल अर्थात सफ़ेद रंग के भोजपत्रों से। भोजपत्र आप जानते होंगे, एक प्रकार का पेड़ पाया जाता है हिमालय में, उससे चौड़े चौड़े पत्ते निकलते। पूरा प्राचीन समय में उस पर लेखन कार्य भी किया जाता था। उन्हीं भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर उनकी छतें उन भोजपत्रों से जो लदी है, बनी है, उसके अंदर की बात वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल अर्थात अपने केशों को, अपने बालों को सजाकर वहाँ पर किन्नरियाँ बैठी है। इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील एक मोती का नाम है, उसकी माला गले में पहनकर, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख की तरह जिनके बिल्कुल सुंदर गले हैं, सुघड़ गले हैं, तो उनमें बड़ी सुंदर लग रही है वो मालाएं, वो लटकाए हुए हैं। शतदल, कानों में कुबले लटकाए, कानों में कुंडल लटका के रखे हैं उन्होंने। कुबले एक तरह का कमल का यहाँ पर्यायवाची भी हो सकता है। शतदल कमल, शतदल लाल कमल वेणी में, और वेणी अर्थात अपनी चोटी के ऊपर, शतदल 100 दलों वाला कमल को कहा जाता है। कमल का वो फूल अपनी वेणी में, अपनी चोटी में ऊपर लगाए हैं। रजत रचित मणि खचित कला में, यहाँ शब्दों की ओर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। रजत रचित, रजत अर्थात चांदी से बने हुए, रचित बने हुए, मणि खचित जिसमें मणियाँ जड़ी हुई हैं, और ऐसी कलाकृति जिसमें बनी है। पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, पान पात्र अर्थात मदिरा पीने के जो पात्र होते हैं, गिलास होते हैं, इस तरह की उसमें आकृतियाँ की गई है। द्राक्षासव, द्राक्षासव जो अंगूर की मदिरा होती है उसको द्राक्षासव कहा जाता है। वो भरे हैं, वो पात्र भरे हैं, रखे सामने अपने अपने, बिल्कुल अपने अपने सामने रखे हैं। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित लाल रंग की चंदन की जो बनी त्रिपदी, 3 पाँव वाली जो मेज है उस पर रखे हैं। नरम निदाग वाल कस्तूरी, बिल्कुल नरम और वाल कस्तूरी, छोटे कस्तूरी हिरणों के
जो बालों वाली जो छाल है, मृग छाल है, उस पर पलथी मार करके, चौकड़ी मार करके वो बैठे हैं। उसका पूरा दृश्य आपको दिखाया गया है यहाँ पर। मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मदिरारुण जिनकी आँखें मदिरा पीने से लाल हो गई हों, उनको मदिरारुण आँखों वाले कहेंगे हम, क्योंकि उन्मुक्त हैं वो, बिल्कुल नशे में ऐसा लग रहा है। और उन किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोहर उंगलियों को, उनकी कोमल कोमल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बांसुरी पर फिरते देखा है कवि ने। ठीक उसी समय जब बादल को उन्होंने आकाश में घिरते हुए देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरा दृश्य बिंब यहाँ पर आपको किन्नर और किन्नरियों का दिखाया गया है। कुटिया के अंदर वो किस तरह से बैठे हैं, कैसा उनका आकार है, क्या उन्हें आभूषण पहन के रखे, कैसी उनकी वेशभूषा और सज्जा है, ये सारा वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। विस्तार से व्याख्या समझने के लिए आप इस पेज को आप देख लें। अब हम विशेष की बात करते हैं। शत शत और अपने अपने में पुनरुक्ति प्रकाश, निर्झर निर्झरणी, नर्व निदाग में अनुप्रास अलंकार, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, क्योंकि यहाँ पर गले की तुलना शंख से की गई है, तो उपमा अलंकार। कवि ने हिमाचल की उन्नत घाटी, देवदारू के वन और किन्नर किन्नरियों का यहाँ पर सुंदर एक दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। प्रिय विद्यार्थी, अब जल्दी जल्दी से हम थोड़ा सा इनके अभ्यास प्रश्न जो महत्वपूर्ण इसकी ओर जाएंगे। इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों को चित्रित किया गया है, ये आप यहाँ से ध्यान से देख लें। ओस का चित्रण हुआ है, झीलों की बात हुई है, और बसंत की सुबह की बात हुई, चकवा चकवी की बात हुई है, कस्तूरी हिरण की बात हुई है, और किन्नर किन्नरियों की बात हुई है। इसको आप इस तरह से लिख दें। दूसरा प्रश्न, प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रणय कलह, जैसे हम पहले पद्यांश व्याख्या में भी आपसे बात कर चुके हैं, प्रणय कलह अर्थात प्यार प्रेम को दिखाने के लिए जो एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो उससे प्रणय कलह कहेंगे। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग के अपने परिचिड़ने का क्या कारण है। इसका वर्णन भी हम आपसे पहले कर चुके हैं, अधिक विस्तार के लिए आप यहाँ देख लें। बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है, तो इसका वर्णन भी हम पहले कर चुके हैं, तो अधिक विस्तार के लिए आप ध्यान से देख लें। कवि ने महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है, तो इसको आप देख लें। पर्वतीय क्षेत्रों में भयंकर ठंड के समय कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफानों से लड़ते देखा है। प्राय पर्वतों में बादल समूह तेज हवाओं से टकरा जाते हैं, जिनके कारण आकाश में भयंकर गर्जना होने लगती है। उन्हें देखकर आभास होता है कि वे लड़ रहे हों। इसी कारण कवि ने कहा है कि महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो बहुत बहुत बादल इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़ोर की आवाज़ें होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल आपस में लड़ाई कर रहे हों, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पांचवें प्रश्न महत्वपूर्ण, कवि ने महामेघ को झंझा नील से भिड़ते देखा है, क्यों, ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अब कब आगे हम किसी अन्य कविता के साथ, अन्य पाठ्य विषय के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतत अध्ययनशील रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।